गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल तक के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने आपको बताया कि आपके पास जब वेव प्रोपगेट करती है या फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो प्रोपगेशन तीन तरह का हो सकता है। जिसमें सबसे पहला नंबर आपके पास, अगर आप डायग्राम को भी देखेंगे साथ साथ, तो डायग्राम के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके पास पहला जो केस था वो आपके पास था वन डायमेंशनल वेव्स, सेकेंड केस आपके पास है टू डायमेंशनल वेव्स, और थर्ड है आपके पास थ्री डायमेंशनल वेव्स। मीन्स प्रोपगेटिंग वेव्स का कब हम वन डायमेंशनल कहेंगे, कब हम उसको टू डायमेंशनल कहेंगे और कब हम उसको थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल को हम शॉर्ट फॉर्म में 2D भी लिखते हैं, थ्री डायमेंशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको 3D भी लिखते हैं, और वन डायमेंशनल को हम शॉर्ट फॉर्म में 1D भी लिखते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। आप 1, 2 या 3D के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन डायमेंशनल को हमने आपको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट डिस्कशन। हमने आपको बताया कि कैसे आपके पास, अगर मैं हेलिकल स्प्रिंग का केस लेता हूं तो हेलिकल स्प्रिंग के केसेस में हमने बताया कि अगर आपके पास बॉब, मेटालिक बॉब जब वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन ओ, तब आपके पास ये स्प्रिंग के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कभी कंप्रेस हो रहे हैं, कभी आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं, मींस कंप्रेशन और रेस्ट्रक्शन की फॉर्म में आपके पास ये एग्जीक्यूट करता है टू एंड फ्रो मोशन। और वेव मोशन में हमने वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश भी करेंगे कि आपके पास जब ये वेव प्रोपगेट होती है तो वेव या तो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड रिजिड एंड की तरफ प्रोपगेट करेगी, या फिर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन आपको प्रोपगेट करेगी। तो इसके लिए हम एक वीडियो भी आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे जिससे आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर वेव प्रोपगेट इस तरह से हो रही है कि वो सिंगल एक्सिस की तरफ है, या फिर सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ एक्स एक्स की तरफ है, या फिर सिर्फ वाई एक्स की तरफ है, या फिर सिर्फ जेड एक्सिस। देखिए जब बेटा हम सिर्फ एक्स एक्सिस कह रहे हैं इसका मीनिंग वाई और जेड एक्सिस एब्सेंट है। जब मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ इसका मीनिंग है एक्स और जेड एब्सेंट है, और जब मैं जेड कह रहा हूँ तो इसका मीनिंग एक्स और वाई एक्सिस क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मीनिंग है जिस एक्सिस के अलोंग आप वेव को प्रोपगेट करा रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द जो आपके पास एक्सिस होंगी वहां पर उसका मोशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो हमारे ऊपर दिए गए एग्जांपल्स में जो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिखाया है, मैं इसको यहाँ पर एनसर्कल कर रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल कल तक हमने आपको डिस्कस किया था, इसमें आप देख रहे थे कि वेव प्रोपगेट जो हो रही थी वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही थी। तो क्योंकि हमने एग्जाम्पल में सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोपगेशन को लिया, तो इसलिए मैं इसको वन डायमेंशनल वेव मोशन कह सकता हूँ। पर एक बात आती है कि कब हम इस वेव प्रोपगेशन को टू डायमेंशंस कहेंगे या कब मैं इस वेव प्रोपगेशन को थ्री डायमेंशंस कहूंगा। मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो वन डायमेंशनल के बाद अब हमें जो डिस्कशन करनी है वो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेव मोशन के ऊपर करनी है। तो वन डायमेंशनल के बाद अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेव मोशन के ऊपर। तो कुछ एग्जांपल जैसे दे रखें कि टू डायमेंशन में जो वेव प्रोपगेशन होगा वो एग्जांपल्स के तौर पे जैसे रिपल्स हमारे पास वाटर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्यों हम कह रहे हैं कि टू डायमेंशंस में रिपल्स की बात होगी। अब देखिए व्हाइट स्क्रीन पे आप इसको देख लीजिएगा। अगर बेटा व्हाइट स्क्रीन के ऊपर इसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा इसको हम साइज को रिड्यूस कर देते हैं, तो डायग्राम समझना थोड़ा सा आसान होगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर एक्सिस बनाता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास लेट करता हूँ दिस इज वन ऑफ द एक्सिस, मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और मैं जेड एक्सिस भी ले लेता हूँ, मैं लेट करता हूँ दिस इज द जेड एक्सिस। तो आप देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। अब अपने हाथों को भी स्ट्रेच करके देख सकते हैं। जैसे मैंने 3 मीटर परपेंडिकुलर एक्सिस ली, अगर आप बेटा इसको देखेंगे तो मैं लेट करता हूँ ये वाला एक्सिस जो मैं आपकी तरफ दिखा रहा हूँ इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं और इसको जेड मानते हैं। मैं थोड़ा सा टिल्ट करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब बेटा देखिए, आप कोई भी दो एक्सिस लीजिए, अगर आप
इस x और इस y की बात करते हैं, इस x और इस y की बात करते हैं, तो मुझे बताइए जब मैं इस एक्सिस के ऊपर इसको रखूंगा तो आप देख रहे हैं ये एक प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई। सिमिलरली आप देखिए ये मैंने जो x बनाया था ये y था, ये z था, पर लेकिन अगर मैं x और z की बात करता हूं तो आप देखिए मैं इस पे अगर मैं इसको रखूंगा तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन सरफेस। आपको एक प्लेन सरफेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस, ये जो y एक्सिस आपको दिखाई दे रही है और ये आपके पास z एक्सिस है, अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर भी आप इसको म्यूचुअल परपेंडिकुलर रख के आप प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कोई दो एक्सिस जब हम साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्शन में लेंगे, मीन्स x y या y z या फिर z x, अब रीअरेंज किस तरीके से भी कर सकते हैं। इधर यू कैन राइट दिस टू बी व्हाट y x, और यू कैन राइट दिस टू बी व्हाट z y, और यू कैन राइट दिस टू बी z x। मीन्स आप जब दो एक्सिस एक साथ इन्वॉल्व करेंगे ये आपके पास किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सप्रेशन की तरफ ले रखा है, मैं इसी तरह का नेगेटिव एक्सिस की तरफ इसी को एक्सटेंड करता हूं, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब बाकी की एक्सिस जो है आप उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे मैं यहां पर बाकी की एक्सिस को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, मैंने y और z एक्सिस को मिटा दिया। अब बेटा आप देखिए कि जब आपके पास ये होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मैं रुके हुए पानी को कंसिडर करता हूं, जैसे मेरे पास एक बीकर है, मैं थ्री डिमेंशनल तो नहीं बना सकता लेकिन जस्ट इमेजिन एक बीकर है और सिलेंड्रिकल शेप में दिखा रहा हूं उस बीकर का, टू डायमेंशंस में ही कोशिश कर रहा हूं। आप जब इसमें क्या करेंगे, एक पत्थर को गिराएंगे और पत्थर आपके पास मैं लेट करता हूं, उसको मैं ब्लैक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं इस पत्थर को नीचे गिराता हूं और जैसे ये पत्थर आपके पास इस वाटर के साथ स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, इसके अबाउट रिपल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो रिपल्स प्रोड्यूस होंगे बेटा ये आपके पास रेडियली रेडियस के अलोंग आउटवर्ड मूव करेंगे। देखिए वेव आपको कुछ इस तरह से प्रोपेगेट होती हुई टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की भी तरफ जाती हुई दिखाई देगी। आपके पास ये जो वेव प्रोपेगेट होती हुई इस तरफ भी जाएगी, वेव प्रोपेगेट होते हुए इस तरफ भी जा रही है, वेव प्रोपेगेट होते हुए इस तरफ भी जा रही है। तो आप देखिए वेव आपके पास हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे थ्री डायमेंशनली तो आप देखेंगे कि वेव जो प्रोपेगेट कर रही है वो इस प्लेन पे प्रोपेगेट कर रही है। किस प्लेन पे, जो प्लेन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन कौन सा, जो आपके पास टॉप सरफेस है वाटर की, ये उस प्लेन पे। तो कोई भी प्लेन सरफेस जो होती है वो दो एक्सिस इन्वॉल्व करती है। जैसे हमारे केस में मैंने y एक्सिस को हटा दिया, आप इन दो एक्सिस में मैं इसको x एक्सिस और इसको z एक्सिस मान सकता हूं, तो आपके पास इस प्लेन को रिप्रेजेंट करिए। और जब वेव आपके पास x और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करे तो इसका मीनिंग है हमारे एग्जांपल में z x प्लेन के ऊपर वेव प्रोपेगेट करे तो दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो इसलिए मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। क्यों, बिकॉज वी आर एक्चुअली कंस्ट्रेनिंग द वेव प्रोपोगेशन ओवर अ प्लेन, और हमारे पास जो प्लेन है वो इस समय प्लेन कौन सा है, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड का फ्री सरफेस जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, मैं उस टॉप सरफेस के ऊपर वेव को प्रोपोगेट करने की बात कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमने एग्जाम्पल में, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में जो टू डायमेंशनल मोशन है उस पर रिपल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द वाटर का केस लिया गया है। अब तीसरा केस आता है थ्री डायमेंशनल वेव मोशन। अब थ्री डायमेंशनल वेव मोशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर तो नहीं लिखा पर लेकिन आप इसके साथ में ही हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिंपली इन्होंने नीचे भी वही लिखा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड साउंड वेव्स। जिस ढंग से हमारी लाइट वेव्स प्रोपोगेट करती हैं या जिस ढंग से हमारी साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही हैं, मैं उनको कंसिडर कर सकता हूं थ्री डायमेंशनल वेव्स के अंदर। क्यों, दैट इज एक्चुअली प्रोपोगेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, emitting आउट ऑफ द सोर्स। मुझे बताइए सोर्स से जब कोई आपके पास एनर्जी निकल रही है तो वो एनर्जी हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। जस्ट इमेजिन द सन टू बी व्हाट, अ पॉइंट बॉडी। आप सन को ही इमेजिन कीजिए कि सन बहुत बिग साइज का, आप उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, जैसे मैं यहां पर डायग्राम में दिखा रहा हूं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं सन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हूं,
सन को क्या माना मैं लग देता हूँ सन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए इसमें से रेडिएशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में मिट आउट होंगी। इट इज मीटिंग आउट। आप इसको इमेजिन कीजिए, ये सफेरिकल इन शेप है और सफेयर का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया की सरफेस से हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या मीट आउट हो रहे हैं, फोटॉन्स। और ये जो फोटॉन्स आपके पास मूव कर रहे हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मीट आउट हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मैं अब सब जगह इसको डायग्राम को नहीं दिखाऊंगा पर लेकिन जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि हर जगह जो डायरेक्शन है वो किसको दिखा रहा है, मोशन ऑफ फोटॉन्स को, मोशन ऑफ फोटॉन्स। अब मुझे बताइए, आपने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस रखा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस व्हाट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के बिल्कुल क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। इसलिए डायग्राम बनाते समय आपने थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये उसी ढंग से डायग्राम बने। पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होंगे किसके, जेड एक्सिस के। तो डार्क ब्लैक लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को दिखा रही है और ऑरेंज लाइंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को दिखा रही है। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों की सुपरपोजिशन के कारण, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की सुपरपोजिशन के कारण आपके पास एक न्यू वेव जनरेट होती है जिसका स्पीड कितना होता है, c, और आपके पास प्रोपगेट करती है along the positive x direction। और इस प्रोपगेटिंग वेव को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मुझे बताइए, एक तो आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में थे, वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तरफ थे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर अलोंग द जेड एक्सिस। और वेव खुद किस तरफ प्रोपगेट कर रही है, इट इज प्रोपगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मुझे बताइए, इस तरह का वेव प्रोपगेशन जिसमें इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव और आपके पास उन दोनों की सुपरपोजिशन के कारण जो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव जो जनरेट हुई जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, उसका प्रोपगेशन किस तरफ, एक्स एक्सिस। तो इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रही। तो इसलिए ये जो मोशन होगा वो आपके पास क्या कहला रहा है, 3 डायमेंशनल वेव मोशन। तो हमने यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपगेशन हमने वेव्स को एक्सप्लेन किया है कि हाउ द एनर्जी प्रोपगेट्स, और कब आपके पास एनर्जी प्रोपगेशन 1 डायमेंशनल होगा, कब 2 डायमेंशनल होगा और कब 3 डायमेंशनल होगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब देखिए बेटा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ डिस्कस करेंगे यहां पर। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम एक एक करके, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात आती है वाइब्रेशन की। या फिर सिंपली ऑसिलेशन की। तो हमने आपसे कहा था, वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को जब हमने बताया था तब आपको याद होगा कि हमने यहां पर एक मीन पोजीशन ली थी। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है, अगर वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट लीनियरली अप साइड और लीनियरली मूव करके डाउन साइड इसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, मीन्स किस तरह का मोशन हो, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो होने वाला मोशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वहीं पे देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है या इलिप्टिकल ट्रैक है, कुछ भी हो सकता है, मेरे पास एक पार्टिकल है या मीडियम पार्टिकल है जो किसी पोजीशन ए पे है, लेट करते हैं इस ए पोजीशन से होता हुआ इस सर्कुलर ट्रैक को क्या करता है, मूव करता है, और आपके पास मूव करते करते वापस से ए पोजीशन पे पहुंचता है, तब मैं कहूंगा ये क्या कर रहा है,
एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है। और आपके पास ध्यान रखिएगा अपर डायग्राम में ये पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर ऐसी कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन कितनी बार कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। सिमिलरली लोअर डायग्राम में आपके पास ये पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रहा है वो भी इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज करते हैं वो न्यू है। तो ध्यान रखिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट वी, ये वी नहीं है, इट इज रॉन्ग। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा आपने भीतर की तरफ मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आपने इसको टिल्ट करना है और आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी की। आमतौर पे आप देखेंगे लोअर क्लासेस में इन फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर लेकिन हायर क्लासेस में हम किस सिंबल का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, न्यू से। तो वाइब्रेशन क्या हुआ, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द मीडियम particle about its mean position। हम ये जो आपके पास जो मोशन बता रहे हैं इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। दिस काइंड ऑफ द मोशन में आल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट, द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपके पास बात आती है सेकंड, वेवलेंथ की, मीन्स वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए अब जब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वाइब्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो वेवलेंथ क्या है, अब देखिए वेवलेंथ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे एक डायग्राम बनाऊँ। लेट करते हैं हर बार डायग्राम हम सेम ही रखेंगे ताकि आप हर बार आपके दिमाग में डायग्राम का कंसेप्ट एक जैसा रहे, उनको समझना आसान हो जाए। लेट कीजिए मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें हमने एक रोप को स्ट्रेच करके रखा है, ये फिक्स्ड एंड है रोप का, दिस एंड इज व्हाट फिक्स्ड, और दूसरा एंड क्या फ्री है। अब इस फ्री एंड को जब हम मूव करेंगे तो इस एंड पे आपको वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और उस वेव को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। लेट करते हैं, ये रफ डायग्राम है, जस्ट इमेजिन। और जब आपके पास एक ट्रफ रीच करेगा किसी फिक्स्ड एंड को तो आप याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी और आपके पास वो रिफ्लेक्टेड वेव एक क्रस्ट की फॉर्म में, फिर ट्रफ की फॉर्म में, फिर क्रस्ट की फॉर्म में आपके पास क्या करेगी, रिटर्न बैक करेगी एंड सो ऑन। तो ध्यान रखिएगा रेड कलर जो है, रेड कलर वाला जो वेव मैंने दिखाया ये किसी रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्राउन कलर जो है, ब्राउन कलर जो हम दिखा रहे हैं वो किसी इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो चीजें हैं समझनी है वो क्या है। अब ध्यान दीजिएगा यहां का मीडियम पार्टिकल जो ब्राउन से मैं दिखा रहा हूं, लेट करते हैं इंसिडेंट वेव का केस हम ले लेते हैं। इंसिडेंट वेव के केस में ये मीडियम पार्टिकल इस समय कहां पर है, यहां पर है। तो ये मूव करके किस तरफ चला गया है, नीचे की तरफ। पर लेकिन वहीं पे देखिए रिफ्लेक्टेड वेव के केसेस में यही मीडियम पार्टिकल नीचे नहीं है, ये मीडियम पार्टिकल इस समय मूव करके कहां पर गया हुआ है, पोजीशन पे। अगर मैं इस पोजीशन पे इसको नोट करता हूं तो आप देखिए मीडियम पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये जो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है यहां पर अप एंड डाउन ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन, इसी को हमने क्या कहा था, वाइब्रेशन। पर लेकिन इस मीडियम पार्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि हम वेवलेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको फेज को पहले समझना होगा। क्योंकि अब मैंने वेवलेंथ की डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं की, पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है फेज का, कि फेज होता क्या है। अब इसको समझेंगे कैसे। लेट कीजिए ये आपके पास है मीन पोजीशन जिसमें आपके पास मीडियम पार्टिकल लाई कर रहा था और ये मीडियम पार्टिकल आपका वाइब्रेट कर रहा है इस पोजीशन के बीच में। मैं इसको थोड़ा सा इस पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है। लेट करते हैं ये पार्टिकल वाइब्रेट करके इन पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है। ये एक्सट्रीमम है, ये भी इसका क्या है, एक्सट्रीमम।
क्लियर? अब इन दो पोजीशन के बीच में ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब देखिए, ये वाइब्रेट करते समय हो सकता है जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो सकता है यहाँ कहीं भी हो, थोड़े समय के बाद हो सकता है यहाँ पर होगा, थोड़े समय के बाद वो ऊपर पहुंच जाएगा, फिर ऊपर से होते हुए थोड़े समय के बाद वापस इस पॉइंट पे आएगा, और थोड़े समय के बाद फिर नीचे, फिर उसका मीन पोजीशन, फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा। तो हर बार उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं लेट करता हूं कि इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का अगर मैं एक पिक लेता हूं कैमरा से, तो मुझे बताइए जब कैमरा से पिक आता है तो कैमरा से पिक इस तरह से आता है कि लेट कीजिए कि कैमरा पिक बताता है कि पार्टिकल यहां कहीं है, जिसको मैं येलो कलर के साथ दिखा रहा हूं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर, लेट करते हैं कि वो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। जब हमने पिक लिया तो इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का पोजीशन यहां पर था। अब इस पार्टिकल का पोजीशन यहां पर था, तो कैमरा की पिक को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल इस समय ऊपर की तरफ जा रहा है पिक को देखते हुए, सिर्फ सिंगल पिक को, या फिर ये पार्टिकल इस समय एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फेज वो टर्म है जो हमें एक्सप्लेन करती है, जो हमें बताती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अगर आपने समझ लिया वेव मोशन पूरा समझ में आ जाएगा। हमने कहा फेज वो टर्म है जो हमें एक्सप्लेन करती है एक तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कि भाई पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेट कर रहा हूं मीन पोजीशन ये था, मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर यहां पर है तो मुझे ये तो पता है ना कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है अलोंग द वाई एक्सिस, मैं लेट करता हूं वो डिस्प्लेसमेंट वाई है। तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट पोजीशन मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक तो हमें वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा, और दूसरा वो हमें एग्जैक्टली बताएगा, एग्जैक्टली बताएगा, इट टेल्स एग्जैक्टली अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा था, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था, और दूसरा है कि ये फेज हमें एक्सप्लेन करता है कि उस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप उसको देख रहे हैं उस समय उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग है फेज का कांसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं लेट करता हूं, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मैं इसी एग्जांपल में कहता हूं कि लेट कीजिए वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जब आप देख रहे थे, आपने एक पिक जनरेट किया और पिक ने ये बताया कि पार्टिकल इसमें ब्लू पोजीशन पे है। तो मुझे बताइए क्या हम मीन पोजीशन ओ से इस समय ब्लू पोजीशन के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। इसका मीनिंग है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है। हमने कहा साथ साथ हमें यह भी पता चल जाएगा फेज के कॉन्सेप्ट से कि वो इस समय ऊपर की तरफ जा रहा था या नीचे की तरफ आ रहा था। मीन्स इट इज मूविंग, either it is moving away from the mean position or it is moving towards the mean position. तो हमने कहा ऐसा टर्म which explains both the things, exact position as well as its direction of motion, उसको हम इस पार्टिकल का क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। तो आई होप कि फेज का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा, ओनली देन वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ के कंसेप्ट को ऑन द बेस ऑफ फेज कैसे बताएंगे। बेटा अभी तक जो आपने वेवलेंथ का डेफिनेशन पढ़ा है, आपने देखा होगा वेवलेंथ की डेफिनेशन जब आपको लोअर क्लास में पढ़ाई जाती है, आपको कहा जाता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। ऐसे ही पढ़ाया जाता है लोअर क्लासेस में। पर लेकिन हम कह रहे हैं कि लोअर क्लास में जो पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरह से करेक्ट नहीं है, वो इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो इनकम्प्लीट है तो फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसी को यहां पर दिखा रहा हूं। मैंने लेट किया, ये मेरे पास रिजिड सपोर्ट है, और लेट करते हैं ये आपके पास वो थ्रेड है जिसके ऊपर मुझे वेव को जनरेट करना है, और लेट करते हैं अब हम वेव्स को यहाँ पे दिखा देते हैं। एक रास्ता है, ये वेव है, और लेट करते हैं इस समय जो वेव है वो इस वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद, ध्यान रखिएगा बेटा आप किसी भी डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट करवा सकते हैं। आप इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लीजिए या टुवर्ड्स द राइट साइड, वो आपकी अपनी मर्जी है उसको समझते समय। मैं लेट कर रहा हूं इस समय वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना बेटा,
मुझे बताइए, अगर मैं इस पोजीशन पे बात करूं, इस पोजीशन पे, तो इस समय अगर मैं लेट करता हूं टाइम t इक्वल्स टू 0 है, इस समय बताइए मीडियम पार्टिकल इस समय कहां पर है? अपनी मीन पोजीशन पे है या नहीं? मैंने डॉट लगाया है क्योंकि रस्सी का वो हिस्सा इस समय फिक्स पोजीशन के साथ अटैच है वहां पर, तो इसलिए आपके पास हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ का मीडियम पार्टिकल इस समय मीन पोजीशन पे है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, मीन्स आपको नेचुरली टाइम चेंज हो चुका है, मैं लेट करता हूँ वो टाइम t1 है, मैंने यहाँ पे 0 लिया था स्टार्टिंग टाइम, मैंने इसको टाइम t1 का, इस समय पार्टिकल इस टाइम पे यहाँ पर नहीं है, वो पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, ये टाइम लेट करता हूँ t2 है, हम जनरलाइज टाइम ले रहे हैं, इस समय मुझे बताइए पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है। इस टाइम पे पार्टिकल कहां पर है? वो अपनी इस पोजीशन पर, लेट करते हैं दिस इज द टाइम t3। इस टाइम पे आपके पास पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा टाइम t4 पे पार्टिकल कहां पर है? अपनी मीन पोजीशन पे है, एंड सो ऑन। t5 पे आपके पास वो यहां है, और सिमिलरली आपके पास आगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स डॉट्स लगा के आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश की। मुझे बताइए, जब ये पार्टिकल यहां पर है या जब ये पार्टिकल यहां पर है, आप इन पार्टिकल्स की क्या पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं मीन पोजीशन से कहां पर है? हाँ, पहला वाला पार्टिकल अगर आप देखें तो वो अपनी मीन पोजीशन पे, इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट उसकी मीन पोजीशन से क्या है? 0 है। अब नेक्स्ट मोमेंट में जैसे ही वो टाइम चेंज होगा t इक्वल्स टू 0 से, जब वो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे जाएगा, हमें ये भी पता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। इसका मीनिंग है एक्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगा, तभी ये क्रस्ट डेवलप कर रहा है। अगर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होता तो ट्रफ जनरेट करता। इसका मीनिंग है एक तो मुझे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है, एक मुझे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मीनिंग है मुझे इस पार्टिकल का फेज पता है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस पार्टिकल को देखिए, क्या मुझे इसकी पोजीशन पता है? हाँ, कि इसकी पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, जितना मैक्सिमम जा सकता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी मुझे पता है, मीन्स मुझे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है। अब नेक्स्ट देखिए, वो ऑलरेडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, अब नेक्स्ट मोमेंट में उसको कहां जाना है? मीन पोजीशन की तरफ जाना है। इसका मीनिंग है मुझे उस टाइम पे ये भी पता है कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। इसका मीनिंग मुझे उसकी पोजीशन भी पता है, मुझे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता है, इसका मुझे उसका फेज भी पता है। मैं उस फेज को φ1 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मुझे बताइए, हर डॉट जो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको उस हर डॉट का क्या पता है? फेज पता है। समझ में आ रहा है? हर डॉट का आपको क्या पता है? फेज पता है। तो जब आप डेफिनेशन लेते हैं किसकी? वेवलेंथ की, तो अब डेफिनेशन वेवलेंथ की क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि फेज के बेसिस पे डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होती है। देखिए, क्लास में जब लोअर क्लास में आपको करवाया जाता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो आप देखिए ये ट्रफ भी जनरेट करेगा। तो हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, यहां से देखिए यहां तक का डिस्टेंस, या फिर क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का डिस्टेंस। हमने कहा कि ये डिस्टेंस आपके पास वेवलेंथ कहलाता है, और वेवलेंथ हम आमतौर पे वेव्स की किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। रीड करते हैं लैम्डा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, दैट इज एक्चुअली रिटन लाइक दिस। मुझे बताइए, क्लासेस में आपको जब कराया था वहां पर कहा जाता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। कॉन्जिक्यूटिव होगी एक क्रस्ट के इमीडिएट नेबरहुड वाली जो क्रस्ट आएगी, उनके बीच का डिस्टेंस, या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, एक ट्रफ के बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में जो दूसरा ट्रफ होगा उसके बीच का डिस्टेंस। पर लेकिन बेटा ये डेफिनेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। मुझे बताइए, जहां से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, ये एक्चुअल में डिस्टेंस किसी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, मीडियम पार्टिकल की, ये भी किसी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, मीडियम पार्टिकल की। अब मुझे बताइए, जो फेज इस मीडियम पार्टिकल का यहां पर रीड हो रहा था, इस समय उसका पोजीशन क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से। उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था? नेक्स्ट मोमेंट में नीचे की तरफ था। दूसरे वाले केस को देखिए, ये भी इस समय क्या है? उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से। अगर आप नीचे से देखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। दूसरा है नेक्स्ट मोमेंट में उसका डायरेक्शन मोशन क्या है? नीचे की तरफ है। तो क्या दोनों का फेज सेम है? यस। तो आप कह सकते हो कि वेवलेंथ जो है वो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स बट हैविंग द सेम फेज। तो जब तक आप फेज का कंसेप्ट नहीं लगाओगे
तब तक ये डेफिनेशन अधूरी है। तो इसलिए लोअर क्लासेस में जब आपको ये डेफिनेशन करवाई जाती थी आपके टीचर के जरिए, क्योंकि आपका लेवल उस तरह का था, तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ कहा जाता था। पर लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाती है, उसमें एडिशन किस कहा जाता है, फेज कहा जाता है, कि भाई ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ तो है, पर लेकिन हैविंग द सेम फेज, फेज सेम होना चाहिए। मुझे बताइए, मैं एक डॉट यहां पर लेता हूं और दूसरा डॉट मैं यहां पर लेता हूं, मुझे बताइए इसका फेज अलग होगा? क्योंकि ये अभी वेव स्टार्ट हुई है तो इसका फेज अलग होगा। अभी इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की तरफ जाना, क्यों? क्योंकि अभी क्रस्ट जनरेट हो रहा है। पर लेकिन मैं इस वाले पार्टिकल की अगर बात करूं, इसका फेज अलग है, माना कि अभी क्रस्ट में, पर लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में इसको किस तरफ जाना, नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि ये आपको डिक्रीज कर रहा है इसका क्रस्ट। तो दोनों का फेज क्या है, अलग है। इसका फेज अगर मैं कहता हूं फाई 1 है तो इसका फेज फाई 2 है, दोनों के फेज अलग हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस डॉट को इस डॉट के साथ क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो मुझे बताइए क्या ये पॉइंट जो मैंने यहां पर बताया है, मैं इस पॉइंट को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, लेट करते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, क्या ये पॉइंट क्रस्ट टू क्रस्ट है? यस, इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। ये कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस तो है, पर लेकिन क्या इनका फेज सेम है? नहीं। तो क्या मैं इस लेंथ को मैं वेवलेंथ ऑफ द वेव कहूंगा? नहीं। पर लेकिन पहली वाली पुरानी डेफिनेशन को देखिए, वहां पर तो कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, पर लेकिन ये गलत है। तो इसलिए जब तक आप फेजेस को सेम नहीं करेंगे तब तक वो डेफिनेशन वेवलेंथ की क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आई होप कि वेवलेंथ क्या होता है, आगे से जो डेफिनेशन लिखेंगे वो आपका डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, कई बार आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, इट इज द डिस्टेंस फॉर अ कंप्लीट वेव। मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक आपके पास हाफ वेव है, फिर यहां से लेके यहां तक आपके पास नेक्स्ट हाफ है, तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक आपके पास एक कंप्लीट वेव होगी, हम इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये डॉट देखिए जो शुरू वाला था, उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता था? यस, वो मीन पोजीशन पे है। उसका नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि ये क्रॉस बनाने लगे, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसका मीनिंग मुझे इसका फेज पता है। अब लास्ट वाले पॉइंट को देखिए, इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता है आपको? यस, ये कहां पर है, ये अपनी मीन पोजीशन पे है। इसका नेक्स्ट मोमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, क्योंकि आगे की तरफ ये क्रॉस बना रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है। तो क्या आपके पास इसकी कंडीशन, सेकंड पार्टिकल की कंडीशन जो मैंने यहां पर दिखा रहा हूं, और जो पहला पार्टिकल जो मैंने यहां पर दिखाया था, क्या दोनों की कंडीशन सेम है? यस, तो इसको दोनों का फेज भी क्या होगा, सेम। तो अगेन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, दैट इज व्हाट, consecutive क्रस्ट और ट्रफ, बट हैविंग व्हाट, हैविंग द सेम फेज। तो इसलिए हम फेज के बेसिस पे इसको एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, तब भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो यही कॉन्सेप्ट मेन है वेव मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आज जो है, आज आप सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट फेज और कैसे हम फेज के बेसिस पे वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।